लेट्स सी द थर्ड चैप्टर ऑफ जेनेटिक्स, जिसमें हमको 3 टॉपिक पढ़ने हैं. फर्स्ट इज कंजेनाइटल एब्नॉर्मलिटीज, डेवलपमेंटल डिले एंड डिस्मॉर्फिज्म. सो बिफोर गोइंग ऑन टू द टॉपिक्स, थोड़ा जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में जान लेते हैं. सो जेनेटिक टेस्टिंग एक ऐसा मेडिकल एग्जामिनेशन है जिसमें हम किसी भी फीटस या न्यूबॉर्न या फिर किसी चाइल्ड में जेनेटिक क्रोमोसोम या प्रोटीन एबनॉर्मेलिटीज़ को पता कर सकते हैं. यानी कि बाय द हेल्प ऑफ जेनेटिक टेस्टिंग हम किसी के अंदर के जेनेटिक क्रोमोसोम या प्रोटीन एबनॉर्मेलिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं. ये कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं है, तो ऑफ कोर्स एक यूनिक टेस्ट है. बट आफ्टर रिसीविंग द रिजल्ट्स फैमिली को साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं क्योंकि उनको टेंशन हो जाती है. तो डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि अगर सस्पेक्ट है इस फीटस में जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ होने के चांसेस हैं, तो उसको कंफर्म करने के लिए अगर किसी फैमिली मेम्बर में है कोई डिसीज़ या डिसऑर्डर, उसको चेक करने के लिए कि जिससे वो आगे इनहेरिटेड तो नहीं हो रही. अगर इनफेक्ट अनअफेक्टेड भी है, स्टिल हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं क्योंकि चांसेस हैं कि वो पर्सन कैरियर हो सकता है. इंडिकेशन यानी कि कब कब जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है. सो 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, न्यू बॉर्न्स के लिए या फिर चाइल्ड्स के लिए. तो जैसे कि अगर न्यू बॉर्न हमारा उसमें कोई डिफेक्ट है या फिर डिसमॉर्फिक फेस यानी कि क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट है, उसके लिए मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है उसको कोई, लाइक फिनाइलकेटोनुरिया इस टाइप का, या फिर कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म है या कोई सिंड्रोम्स हैं, तब हम न्यूबॉर्न के लिए जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं. और फॉर चिल्ड्रंस अगर वो उसमें डेवलपमेंटल डिले या फिर ग्रोथ डिले देखने को मिल रहा है, तब बच्चों में जेनेटिक टेस्टिंग की जाती है. तो जेनेटिक टेस्टिंग इन न्यूनेट्स में हम क्यों कर रहे हैं? कोई भी जेनेटिक डेवलपमेंटल या फिर मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो बेबी में, वो देखने के लिए. इनको हम न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग भी बोलते हैं, मतलब ये परफॉर्म किया जाता है. ये कोई जेनेटिक डिसीज़ हो उसको स्पॉट करने में हमको हेल्प मिलती है. तो जेनेटिक टेस्टिंग से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी डिसऑर्डर को ट्रीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं उसके सिम्टम आने से पहले. एंड बाय द हेल्प ऑफ न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग हम उस डिसीज़ को कंट्रोल, प्रिवेंट या फिर ट्रीट भी कर सकते हैं अगर हमको पहले ही पता चल जाए तो. अगर बेबी हेल्दी भी दिख रहा है, स्टिल एडवाइस किया जाता है फॉर द टेस्ट्स. ये टेस्ट को हम 24 आवर्स टू 13 डेज प्रेफर किया जाता है, बट 2 साल तक भी किया जा सकता है. फॉर द स्क्रीनिंग टेस्ट बेबी के हील पे प्रिक किया जाता है, सैंपल लेते हैं, देन उसको लैब में भेज देते हैं. एंड इन लैब्स उनकी टेस्टिंग होती है सैंपल्स की. और ये कुछ डिसीजेस के नाम हैं जो आफ्टर गेटिंग द स्क्रीनिंग रिजल्ट बच्चों में देखने को मिलती हैं अगर प्रेजेंट है तो. नाउ द जेनेटिक टेस्टिंग फॉर चिल्ड्रन बच्चों में तब की जाती है जब वो और कंपैरेटिव टू अदर बच्चे वो कम ग्रो कर रहे हैं, कम सोशल है, उनकी ग्रोथ धीरे हो रही है, तब बच्चों में की जाती है. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट टॉपिक, कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़, जिसमें हम जानेंगे कि एबनॉर्मेलिटीज़ क्या होती हैं, इनके टाइप्स और इनके कुछ रीजंस. सो फर्स्ट इज कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़. तो ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, मीन अगर बेबी यूटेरस में है और ड्यूरिंग दैट टाइम अगर कोई भी चेंजेस आ जाते हैं, लाइक ड्यू टू लो ब्लड सप्लाई या कोई इन्वायरमेंटल इशू ड्यू टू ड्रग्स, सो इंट्रा यूटेराइन लाइफ में चेंजेस आने की वजह से हमको बच्चे में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसको हम कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ बोलते हैं. इसको हम बर्थ डिफेक्ट, कंजेनाइटल डिसऑर्डर या फिर कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन भी बोलते हैं. सो द रीज़न इज चेंजेस इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जिससे बच्चे में स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफेक्ट हैं. इन एबनॉर्मेलिटीज़ को हम बिफोर, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी या फिर लेटर इन लाइफ भी डिटेक्ट कर सकते हैं. दीज आर अननेचुरल ग्रोथ चेंजेस. ऑफकोर्स ये चेंजेस किसी को भी नहीं चाहिए होते, तो ये अननेचुरल ग्रोथ चेंजेस हैं जो कि नेचुरल नहीं है. एंड द मेडिकल प्रोफेशनल कैन डिटेक्ट बिफोर डिलीवरी. सो हियर आर सम एग्जाम्पल्स: cleft lip, cleft palate, club foot, hernias, heart problem,
neural tube anomalies, and Down syndrome. These are the examples of congenital abnormalities. Now let's see the types. By this word double DMs, जिसको हम डायरेक्ट मैसेजेस बोलते हैं, तो उससे हम याद रख सकते हैं डबल का सिर्फ डी लेना है और DMS का ये तीनों लेटर्स लेने हैं. सो द टाइप्स ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज आर मालफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन, डिसरप्शन एंड सिंड्रोम. मालफॉर्मेशन हमें वर्ड से पता चल रहा है कि जो हमारा ऑर्गन है वो प्रॉपरली बना नहीं है, जैसे कि क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट. डिफॉर्मेशन ड्यू टू प्रेशर ऑन द फीटस, तब हमको ये एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है. इसमें फीटस पे प्रेशर बनता है जिसकी वजह से वो डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है. सो एग्जाम्पल इज क्लब फुट. द थर्ड इज डिसरप्शन. पहले तो वो ऑर्गन हमारा नॉर्मल था बट ड्यू टू सम डैमेज जैसे कि लैक ऑफ ब्लड फ्लो वो हमारा ऑर्गन स्टॉप हो जाता है ग्रो करना. देन द फोर्थ वन इज सिंड्रोम, द ग्रुप ऑफ एबनॉर्मेलिटीज दैट अकर टुगेदर, जिससे क्या होता है हमारे सिंड्रोम्स अराइज होते हैं. सो ये हमारे टाइप्स थे, द टाइप्स ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, जिसको हमने डबल DMS से याद रखा था. कॉजेज ऑफ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज माइट बी लेंदी बट बहुत ईजी हैं. सो लेट्स सी देम वन बाय वन. सो द फर्स्ट इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. हमको पता है कि हमारे हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, बट अगर वो क्रोमोसोम बहुत ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए या कोई डिलीट हो जाए या अपने जगह से कहीं और चला जाए, तब हमारी कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं. सेकेंड इज सिंगल जीन एबनॉर्मेलिटीज़, ऑटोसोमल डोमिनेंट, यानी कि अगर एक पेरेंट्स में है तो वो पास हो जाएगी. ऑटोसोमल रिसेसिव, मतलब दोनों पेरेंट में हो तो वो फैमिली में आगे पास हो जाएगी. एस लिंक, जितने भी एक्स क्रोमोसोम ट्रांसफ़र होंगे उनके थ्रू ये डिसऑर्डर जाएगा. एक्स लिंक डोमिनेंट, तो जिसमें भी एक्स क्रोमोसोम पास होगा उसमें जाएगी ही जाएगी. थर्ड इज मेडिकेशन, लाइक ड्यूरिंग इंट्रायूटेराइन लाइफ अगर मदर कोई भी ड्रग्स या मेडिसिन लेती है तो वो भी बेबी को इम्पैक्ट करती हैं, जैसे कि आइसोटेट्रियोनिन, वॉरफेरिन, लिथियम. कोई भी सब्सटेंस या केमिकल एक्सपोजर हो लाइक अल्कोहल, पेस्टिसाइड, पॉल्यूशन, वो भी अफेक्ट करता है. नाउ अब कुछ ऐसी कंडीशन के बारे में बात करते हैं जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे को अफेक्ट करती हैं, जैसे कि कोई डिसीज़ हो जाना. ड्यूरिंग फर्स्ट 9 वीक्स मदर आर मे सफ़र फ्रॉम सर्टेन इलनेस, जैसे कि CMV, चिकन पॉक्स, रुबेला. तो अगर मदर को हो जाए तो बेबी को भी वो अफेक्ट करती है. कोई क्रोनिक मैटरनल कंडीशन जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर कोई भी मदर को ऑटोइम्यून डिसीज़ हो. यूट्राइन कॉन्स्ट्रेंट, इसमें क्या होता है जो हमारा एमनियोटिक सैक है वो रप्चर हो जाता है और कुछ बैंड से फॉर्मेशन हो जाते हैं जो कि बच्चों के हाथ पैरों से जाके बंध जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे हमको डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो जब हाथ पैरों पे बंध जाएंगे तो वहाँ पे बेबी का जो ब्लड फ्लो है वो रुक जाएगा. दैन द लैक ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, फीटस में एक्सपीरियंस प्रेशर, अंडरगो लंग इंजरी. तो अगर एमनियोटिक फ्लूइड कम होगा तो बच्चे पे भी प्रेशर पड़ेगा और उसको लंग इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. देन कोई इन्फेक्शन, अल्कोहल कंजप्शन, ईटिंग रॉ और अनकुक्ड फूड या फिर सर्टेन मेडिकेशन. सो ये सब कंडीशन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चों को अफेक्ट करेंगी. दैन द सिक्स्थ पॉइंट इज कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि न्यूरल ट्यूब एबनॉर्मेलिटीज ड्यू टू रिड्यूस इनटेक ऑफ फोलिएट सप्लीमेंट. अगर मदर ड्यूरिंग जेस्टेशन फोलिएट सब्सटेंस या फिर फोलिक एसिड नहीं लेती है तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब एबनॉर्मेलिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. देन 7 इज़ अननोन कॉज, जिसका कोई रीज़न पता नहीं होता बट स्टिल बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है. कुछ डायग्नोसिस एंड स्क्रीनिंग टेस्ट. सो ड्यूरिंग जेस्टेशन ब्लड सैंपल होते हैं जिसमें प्रोटीन लेवल, फ्री फीटल DNA चेक किया जाता है. एक टेस्ट होता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, अल्फा फीटोप्रोटीन का ब्लड सैंपल में देखा जाता है. अगर वो ज़्यादा बड़ा आता है तो बच्चे में न्यूरल ट्यूब एबनॉर्मेलिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. देन द अदर टेस्ट आर अल्ट्रासाउंड, जिसमें एक्सेसिव फ्लूइड चेक किया जाता है एट द बैक साइड ऑफ द नेक. एंड इन केस ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी और टेस्ट भी सजेस्ट किए जाते हैं, जैसे फीटल इकोकार्डियोग्राम जिसमें बच्चे की हार्ट रेट स्कैन की जाती है, फीटल MRI जिसमें फीटल का नर्वस सिस्टम देखा जा सकता है, क्रोनिक विलिस सैम्पलिंग
जिसमें प्लेसेंटा का सैंपल लिया जाता है टू चेक द एबनॉर्मेलिटीज, एंड एमनियोसिंटोसिस जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड को लेके चेक करते हैं कोई भी इन्फेक्शन को। अगर इसके ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट की बात करें तो सर्जरी, मेडिकेशन, फिजिकल थेरेपी यूजिंग डिवाइस लाइक हियरिंग एड्स, ग्लासेस एंड एजुकेशनल सपोर्ट। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज डेवलपमेंटल डिले। इन डेवलपमेंटल डिले हम से कुछ टाइप्स, स्क्रीनिंग टेस्ट एंड थेरेपीज देखेंगे। टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंटल डिले एक सिचुएशन देखते हैं। अगर जैसे दो बेबीज़ हैं, द फर्स्ट वन इज़ सोशल है, अच्छे से सब कुछ समझता है, उसकी फाइन मोटर्स अच्छी हैं, लाइक होल्डिंग, कलरिंग, ये सब उसका अच्छा है। वही सेकेंड बेबी या फिर दूसरा वाला ना तो अच्छे से सोशल है, ना ही अच्छे से कम्युनिकेट करता है किसी से, अच्छे से बात भी नहीं करता, थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग उसकी सब स्लो है। तो इस बेबी में हमको डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलता है, यानी कि जो चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए वो उसमें धीरे हैं, बाद में आ रही हैं, उस चीज़ को हम डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। सो द डेफिनेशन इज अ चाइल्ड इन कंपैरिजन टू अदर चाइल्ड, ही और शी हैज़ नॉट एक्वायर्ड एक्सपेक्टेड डेवलपमेंटल एबिलिटीज़। सो जो चीज़ होनी चाहिए वो फिलहाल उस बच्चे में नहीं है, तो इस कंडीशन को हम डेवलपमेंटल डिले बोलते हैं। अब ये डिले हमारा मोटर फंक्शन, जैसे कि ऑब्जेक्ट्स के पास जाना, लिखना, पढ़ना, स्पीच एंड लैंग्वेज, कॉग्निटिव फंक्शन, प्ले एंड सोशल एबिलिटीज़ में देखने को मिलता है। लाइक सी द टाइप्स। सो ये कुछ टाइप्स हैं जिसमें डेवलपमेंटल डिले देख सकते हैं। द फर्स्ट इज कॉग्निटिव स्किल्स, लाइक माइंड से रिलेटेड जितना भी है, थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग टू समथिंग, वो हमारा कॉग्निटिव स्किल है। सोशल एंड इमोशनल स्किल, कम्युनिकेशन एंड कन्वे इमोशन, speech and language skill, using understanding the language, fine and gross motor skills, holding an object, coloring, writing, ये हमारी फाइन मोटर स्किल्स हैं। सो इन सब कंडीशंस में हम डेवलपमेंटल डिले देख सकते हैं। फर्स्ट सी द कॉजेज, कोई भी हेरिडिटरी या फिर जेनेटिक सिंड्रोम है लाइक डाउन सिंड्रोम, कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ब्रेन ट्यूमर, एक्सपोजर टू हार्मफुल सब्सटेंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड द सीवियर इन्फेक्शन, ये सब कंडीशन डेवलपमेंटल डिले कॉज कर सकती हैं। साइन एंड सिम्टम्स देखें तो कंपैरिजन टू अदर्स, वो स्लो लर्न कर रहा है, अनेबल टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू नॉर्मल, आईक्यू टेस्ट नॉर्मल से थोड़ा कम आएगा, एंड रिक्वायर हेल्प फॉर डेली एक्टिविटी। सो इन डेवलपमेंटल डिले डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं। ये एक ऐसे टूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमको पता चलता है जो डेवलपमेंटल फंडामेंटल स्किल्स हैं, यानी कि जो हमने अभी स्किल्स देखी वो किसी बच्चे में नॉर्मल है या नहीं है, मतलब प्रेजेंट है या नहीं है। सो टू डू दीज टेस्ट प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, बच्चों से क्वेश्चन करते हैं, उनके साथ खेलते हैं, देन उनको असेस करते हैं। इसमें हम वही था असेस करना बाय द हेल्प ऑफ प्ले, गेम्स एंड थेरेपीज। इसमें कोई लैब टेस्ट या ब्लड टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। नाउ लेट्स सी सम डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट। सो द फर्स्ट इज बैटले डेवलपमेंटल इन्वेंट्री स्क्रीनिंग टेस्ट। ये 12 to 96 मंथ वाले बच्चों में की जाती है। इसमें प्रोफेशनल्स बच्चे को डायरेक्ट ऑब्जर्व करते हैं और पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। इन बेले इन्फेंट न्यूरो डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट, इन टेस्ट में जो 3 to 24 मंथ के बच्चे हैं जो हाई रिस्क पे हैं उनको इवैल्यूएट किया जाता है, उनकी मोटर्स और मेंटल ग्रोथ को इवैल्यूएट करते हैं। द थर्ड टेस्ट इज चाइल्ड डेवलपमेंटल इन्वेंट्रीज। इसमें बुकलेट्स दी जाती है पेरेंट्स को और उसमें आंसर शीट भी दी जाती है, देन पेरेंट्स उसको फिल करते हैं और देन इवैल्यूएट किया जाता है। इसमें 8 डोमेन्स में टेस्टिंग की जाती है, सोशल, सेल्फ हेल्प, फाइन मोटर्स, लैंग्वेज, लेटर्स, नंबर, ग्रॉस मोटर and language comprehensive. The fourth test is a Danaher Developmental Screening Test, TTSD. So इसमें 4 domains हैं, language, social, fine motors and gross motors. तो हमने कुछ टेस्ट देखे जिसकी वजह से प्रोफेशनल्स ये इवैल्यूएट करते हैं जो बच्चा है वो नॉर्मल ग्रो कर रहा है या नहीं। की डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो डेनवर नहीं दिया था, ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन है, बेसिक डेटा है जिसके अकॉर्डिंग अगर बेबी ये सब कर रहा है तो वो ठीक है, अदरवाइज
उसमें डेवलपमेंटल डिले है. लाइक इन ग्रॉस मोटर इन 3 मंथ नेक होल्डिंग, 5 मंथ में सिटिंग विद सपोर्ट, देन सिटिंग विदाउट सपोर्ट, स्टैंडिंग विद सपोर्ट, वॉकिंग विद सपोर्ट. 11 में क्रॉलिंग, 12 में स्टैंडिंग विदाउट सपोर्ट, 13 में वॉक विदाउट सपोर्ट, 18 में रनिंग, 12 में वॉकिंग अपस्टेयर्स, 36 में ट्राइसिकल राइड करना. सोशल लाइफ में देखें, सो इन 2 months ऑफ अ बेबी he or she should smile. 3 में recognize mother, 6 में smile at mirror image, 9 में wave bye bye, 12 में play a simple games, 36 में no genders. In fine motors, 4 month में grasp rattle, 5 में reach to object and hold them with both hands, 7 में उसको grasp करना, object के पास जाना, then 9 में holding small objects. In language, 1 month में turn head to sound, 3 month में cooing, 6 month में monosyllable words जैसे कि ma, ba. In 9 month, bisyllable words this mama, baba. In 12 month, 2 words, 18 में 10 words, 24 में simple sentences, and in 36 month telling a story. एट लास्ट थेरेपी ऑफ डेवलपमेंटल डिले, जिसमें फर्स्ट इज फिजिकल थेरेपी. अगर कोई ग्रॉस मोटर एबिलिटी कम है जैसे स्टैंडिंग, वॉकिंग, वो इसमें ठीक कराई जाती है. ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर हेल्प सेंसरी प्रोसेसिंग, फाइन मोटर एबिलिटीज. इन स्पीच एंड लैंग्वेज में स्पीच और लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिया जाता है. इन अर्ली चाइल्डहुड स्पेशल एजुकेशन लाइक प्लेइंग स्किल्स ई सम. इन बिहेवियर थेरेपी हाउ टू बिहेव इन अ सोशल लाइफ, वो देखते हैं. नाउ द लास्ट पॉइंट इज डिस्मॉर्फिज्म. सो डिस्मॉर्फिज्म हमें वर्ड से पता चल रहा है. डिस का मतलब हमारा वही एबनॉर्मल, मॉर्फिज्म मीन्स मॉर्फोलॉजी. सो अगर कोई भी बेबी, इन्फेंट या फीटस में स्ट्रक्चरल या फिर डेवलपमेंटल डिफेक्ट देखने को मिलता है ड्यू टू एबनॉर्मल एम्ब्रियोजेनेसिस, उस चीज़ को हम डिस्मॉर्फिज्म बोलते हैं. मीन बेसिकली बॉडी स्ट्रक्चर में कोई चेंज देखने को मिल रहा है, उसको हम डिस्मॉर्फिज्म बोलते हैं. इट कैन बी माइनर और मेजर. 10-2% ये हमको देखने को मिलते हैं माइनर केसेस एंड 2-3% मेजर केसेस. इसमें हमारे कॉस्मेटिक बर्थ डिफेक्ट लाइक स्किन टैग्स, पिगमेंटेशन. इन मेजर इसमें फंक्शनल इम्पेयरमेंट, अर्ली मोर्टेलिटी और 2-3% ये केसेस देखने को मिलते हैं. इनके रीज़न क्रोमोसोमल या फिर जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, पेट्रोजेनिक सब्सटेंस जैसे कि डिसीज, पॉइजन, न्यूट्रिशनल डेफिसिट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड द थर्ड वन इज अननोन कॉज. नाउ लेट्स सी द कॉमन डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम. सो द फर्स्ट इज द सिंड्रोम विद क्रेनियोफेशियल डिस्मॉर्फिज्म. तो इसको हम CCC से याद कर सकते हैं, जैसे कि क्रेनियोसिंटोसिस सिंड्रोम, कारपेंटर सिंड्रोम, और जी भी कुछ सी की तरह ही लगता है तो गोल्डन हॉर्न सिंड्रोम. तो इसको हमने CCC से याद किया, क्रेनियोफेशियल, क्रेनियोसिंटोसिस और कारपेंटर सिंड्रोम. द सेकेंड सिंड्रोम्स विद फिजिकल ओवरग्रोथ. तो उसको जैसे हम BMW बोलते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट, तो इसको हम PMW बोलेंगे. जैसे कि फिजिकल ग्रोथ में हमको मार्शल स्मिथ सिंड्रोम और वेवर स्मिथ सिंड्रोम देखने को मिलेगा. देन द सिंड्रोम्स विद सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ होता है, फिजिक्स उसको हम PCM बोलते हैं, तो C को यहाँ पे रखना है. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सिंड्रोम हम देखने को मिलेंगे. द फर्स्ट इज पार्डर-विलाय सिंड्रोम एंड मायोटोनिक डिस्ट्रोफी सिंड्रोम. और सिंड्रोम विद क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज तो पता ही होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम या एडवार्ड सिंड्रोम जिसमें 18 की ट्राइसोमी हो जाती है, पटाउ सिंड्रोम, सिंड्रोम्स ऑफ 13 क्रोमोसोम, टर्नर सिंड्रोम, मोनोसोमी ऑफ X. टेस्ट्स की बात करें तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट, मॉलिक्यूलर जेनेटिक टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, इकोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राम, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन, ये सब किए जाते हैं. एंड इन द ट्रीटमेंट कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी कि उसके बिहेवियर, थिंकिंग और फीलिंग्स में चेंजेस किए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स. कोपिंग एंड मैनेजमेंट स्किल्स, उसमें एंजाइटी सिम्टम्स को रिड्यूस किया जाता है, उसको गाइड किया जाता है. मेडिकेशन लाइक सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर
और एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स दिए जाते हैं। बाय दिस द होल चैप्टर इज कंप्लीट, जिसमें हमने फर्स्ट कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज़ के बारे में जाना, फिर उसकी कॉजेज देखे, डायग्नोस्टिक स्क्रीनिंग देखी, देन डेवलपमेंटल डिले टाइप्स देखे, कुछ टेस्ट देखे, डिस्मॉर्फिज्म के बारे में जाना और उसमें भी हमने कुछ टेस्ट देखे।